तो अभी सिचुएशन ये है कि कैटी एंड जो उसकी बेटी वीवी है वो जॉर्डन के साइड में बैठी हुई है। जॉर्डन अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो बेड में है, एंड ये दोनों उससे ही पूछ रही है जो भी उसके साथ हुआ उससे रिलेटेड। सो डॉक्टर्स ने उन दोनों का होता है कि वो ठीक हो जाएगा। जॉर्डन को बस छोटे से कट्स एंड ब्रूसेस आए हुए हैं, और किलर ने उनके सर के पीछे नहीं मारा था जैसे कि बाकी बाकी विक्टिम्स को मारा था, उस तरीके से इन्होंने जॉर्डन को नहीं मारा था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि जॉर्डन की भी डेथ हो जाए जैसे बाकियों की भी हो गई थी। वैसे वो जॉर्डन को जिंदा रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया था। अब जॉर्डन थोड़ा सा होश में आता है तो वो कैटी और वीवी को बताता है। जॉर्डन को कुछ खास याद नहीं था, उसे जो याद था, जो आखिरी चीज़ उसे याद थी वो थी कि वो अपने फ्रंट डोर को अनलॉक कर रहा है, वो खोल रहा है, और एकदम से फिर कुछ तो होता है कि उसे पूरी चीज़ ब्लैंक है, और जो उसके बाद की उसे याद है वो है सीधा बाथरूम की। वो सीधा उसकी आंखें बाथरूम में खुलती है जबकि वो पूरा बंधा होता है, जिस पे कैटी पूछती है पॉल के साथ, और जॉर्डन बोलता है हाँ मेरे साथ पॉल भी बंधा हुआ था, और वहाँ पे साथ में एक आदमी भी था। वीवी और कैटी एक दूसरे को देखते हैं और पूछते हैं कि आदमी, वो कौन था? एक आदमी जिसने एक काला हुड पहना हुआ था, एक एक मास्क पहना था उसने, कोई कोई पिग जैसा मास्क, जिसपे वीवी एकदम से कैचअप करके बोलते हैं कि जिक्सॉ मूवी में जो हेल्पर्स होते हैं किलर्स के, वो ऐसे ही मास्क पहन के घूमते थे, पिग का मास्क। वो हमेशा किलर की हेल्प करते थे लोगों को किडनैप करने में। कैटी ये सब सुन के अपना माथा पकड़ के बोलती है मुझे ये हॉरर मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर वीवी कहते हैं कि आप हॉरर मूवीज़ को हेट मत करिए, बस उस आदमी को करिए जो कि इस हॉरर मूवीज़ को रियल लाइफ में कन्वर्ट कर रहा है। कैटी अब जॉर्डन के बेड की तरफ झुक कर देखती है। वो देखती है कि जॉर्डन की हालत बहुत ख़राब हुई होती है, वो नींद में होता है, कमज़ोर, उसकी पूरी स्किन का कलर जैसे फेड से होने लग गया। वो एकदम इतना कमज़ोर लग रहा था कि कैटी उससे समझ नहीं पा रही थी कैसे पूछे, बट स्टिल कैटी को पूछना तो था ही। तो कैटी उससे पूछती है कि जॉर्डन तुम्हें कैसे पता था कि वो एक आदमी ही है? जॉर्डन बोलता है दैट ही हैड अ डीप वॉइस। जॉर्डन इतना ज़्यादा डरा हुआ था, वो बार बार यहाँ वहाँ देख रहा था, जैसे मानो उसको लग रहा था कि किलर अभी भी उसके पीछे और वो कहीं से भी आ सकता है, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था। इस पर वीवी एकदम से बोल के शायद वो वॉइस चेंजर हो, लाइक जैसे कि वो स्क्रीम में यूज़ कर रहा था एक वॉइस चेंज करके, और जैसे जिक्सॉ में भी कर रहा था। अभी ये सब वीवी बोल ही रही होती है कि कैटी उसे बोलते वीवी तुम एक काम करो बाहर जाओ। वीवी बोलते हैं कि बट मेरा यहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ही ये चीज़ें समझ आ रही है। कैटी बोलती है मैंने बोला ना बाहर जाओ। वीवी उस पर सर हिलाकर बस चली जाती है, और अब जॉर्डन और कैटी अकेले रूम में। अब कैटी जॉर्डन से एकदम से पूछती है जॉर्डन पॉल का क्या हुआ? जॉर्डन की आंखें ये क्वेश्चन सुनते ही कैटी की आंखों से मिलती है, वो डर से भर गई होती है। कैटी प्रैक्टिकली उसके दिल की धड़कनें सुन पा रही थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी, वो घबरा रहा था। जॉर्डन कैटी को बताता है कि मैंने उसको डर के बारे लात मार के उठाया, मुझे डर था कि कहीं उस पर ज़्यादा क्लोरोफॉर्म का यूज़ ना कर दिया और कहीं वो मर ना गया हो। लेकिन पॉल होश में आ गया था। वो आदमी कमरे में इधर उधर घूमकर सब कुछ देख रहे थे। लाइट्स, एक वॉल पर एक क्लॉक था जिसे देखकर उन आदमियों को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट नहीं दिख रहा। वो किलर साथ में आया था, और उस किलर के साथ एक और अनकॉन्शियस आदमी था, और उस आदमी ने भी पूरे काले कपड़े पहने हुए थे। वो आदमी मेरे पास आता है और एक मेटल की चीज़ मेरे पास रख देता है, और वो कुछ टॉयलेट के कलर का पेंट लेकर आया था जो कि वो वॉल पे कर रहा था। कैटी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कैटी अब सोच रही थी शायद मैंने गलत किया वीवी को यहाँ से निकाल कर, शायद मुझे वीवी को साथ ही रखना चाहिए था। बाथरूम में जॉर्डन और पॉल के अलावा कोई भी इंसान नहीं था जो कि अनकॉन्शियस था। क्या मूवी में ऐसा कुछ था? अब आगे जॉर्डन बताता है कि उसने जॉर्डन से कहा था कि वो कुछ ऐसी चीज़ें बनाना चाहता है जिससे वो सर स्मैश कर सके। वो आदमी जॉर्डन को बताता है कि ये टॉयलेट टैंक का ढक्कन से बनाया गया था, लेकिन उसने कुछ स्मैश करने की कोशिश की और वो बहुत आसानी से टूट गया, जिस पे वो किलर भड़क गया। वो बोलता है कि ये सब फिल्म जैसा होना चाहिए। वो किलर बहुत ज़्यादा भड़क गया था, वो अनकॉन्शियस आदमी को मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी वो बोलता है अभी नहीं। वो खुद को बोल रहा था कि अभी नहीं। फिल्म में जो डॉक्टर होता है उसके पैर कट जाते हैं और वो रेंगते हुए उस अनकॉन्शियस आदमी के पास जाता है। ये जॉर्डन जैसे ये बताता है वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है, उसकी धड़कनें और तेज हो जाती है, उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। कैटी उसके कंधों पे हाथ रख के बोलते हैं जॉर्डन तुम ऐसा करो, तुम आराम करो, तुम मुझे बाद में बता देना ये सब। बट जॉर्डन नहीं रुकता। जॉर्डन मानो उसने कैटी कुछ बात सुनी नहीं है और वो बस अपनी अपनी बात को कंटिन्यू रख रहा है। जॉर्डन बताता है कि उसके पास एक बंदूक थी, उसने पॉल की तरफ उस बंदूक को पॉइंट किया और पॉल को कहा कि अपने अपने पैर को काटो, जिस पे पॉल बिल्कुल अग्री नहीं कर रहा था। पॉल बहुत ज़्यादा शांत था, पता नहीं कैसे पर था। पॉल बोलता है कि अगर मैं तुम जैसे कह रहे हो वैसा किया तो मेरी मौत 1 या 2 मिनट में हो जाएगी, क्योंकि मेरा खून बहुत ज़्यादा बह जाएगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा।
जिस पे वो किलर बोलता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें अभी मार देंगे, बट अगर तुमने ऐसा किया, तुमने अपने पैर काट दिए, तो हम तुम्हारी ट्रीटमेंट करेंगे, तुम्हारा ब्लड रोकेंगे और तुम्हें बचा लेंगे। तुम्हें बस पैर काट के यहाँ से क्रॉल करते हुए जाना है, क्रॉल करते हुए जाते हुए जॉर्डन को देखना है और फिर बाहर की तरफ जाना है, और फिर हम तुम्हें बचा लेंगे। वेल, पॉल ने इस पे भी मना किया। पॉल पॉल ने उस किलर पे हमला करना चालू कर दिया। पॉल ने उसकी बंदूक ऑलमोस्ट छीन ही ली थी कि तभी उस किलर को गुस्सा आ जाता है। उस किलर को इतना गुस्सा आता है कि वो पॉल को पहले तो पुश करता है पीछे से और फिर ब्लैक जैक निकाल देता है। ब्लैक जैक, अगर आप सबको नहीं पता तो वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही डेंजरस वेपन है, जिसे हमारी स्टेट में इनफैक्ट इलीगल, मतलब बैन कर दिया है, और वो इलीगल है यूज़ करना, वो इतना ज़्यादा डेंजरस है। और वो उस किलर के पास था। उसके उसके मारते ही पॉल एकदम से बेहोश हो गया। उसने नीली शर्ट के टुकड़े से उसके पैर बांध दिए, और फिर जॉर्डन बताने ही वाला था कि कैटी एकदम से बोलती है, मैं जानती हूँ आगे क्या हुआ, तुम्हें आगे बताने की ज़रूरत नहीं है जॉर्डन। जॉर्डन रोते हुए अपना सर झुकाता है और वो रोते हुए बोलता है कि बहुत खून था, बहुत सारा खून था, हर जगह खून था। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी, मैं उसके पास गया, मैंने उसकी छाती दबाने की कोशिश करी, मैंने उस नीले कपड़े को और टाइट बांधा ताकि उसका ब्लड ब्लड रुक सके, बट वो रुक ही नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी, बट वो मर चुका था और उसे बचा नहीं सका। अरे, कैटी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा डर भी रही है और बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा भी आ रहा है। कैटी जॉर्डन को बोलते है कि जॉर्डन, कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम रेस्ट करो और आगे का मुझ पर छोड़ दो। बट जॉर्डन आगे और बताता है। जॉर्डन बताता है कि उस आदमी ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। उसने एक दर्पण तोड़ दिया था। उसने मेरे पास आकर अनकॉन्शियस आदमी जो जो पड़ा हुआ था उसे कमरे से निकाला। फिर वो वापस मेरे पास आता है, पॉल की बॉडी उठाकर मेरे पास रखता है और वहाँ से चला जाता है। मुझे लग रहा था कि मैंने उसे जाते हुए कुछ कहते हुए भी सुना था, जिसपे एकदम से कैटी को आवाज़ आती है, गेम ओवर। कैटी मुड़कर देखती है तो वीवी पूरी बातें सुन रही थी। वो दूर ही खड़ी थी, वो ज़्यादा पास नहीं खड़ी थी, वो थोड़ी दूर थी, बट इतनी दूर भी नहीं जहाँ से उसे आवाज़ ना आ रही हो। उसने उसने सब कुछ सुन लिया था। कैटी उसको जाके बस बोलने वाली होती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अंदर नहीं आना, तुम अंदर क्यों है, कि तभी जॉर्डन एकदम से होता है, एग्जैक्टली उसने यही कहा था। कैटी वीवी से पूछती है, उसने फिल्म में भी यही बोला था? वीवी कैटी को देखकर सर हिलाती है। यस। अब डॉक्टर्स जॉर्डन को कुछ दे देते हैं ताकि वो सो सके, और वीवी और कैटी हॉस्पिटल से बाहर निकल गए हैं, अपने कार में बैठे हुए घर की तरफ जा रहे हैं। वीवी और कैटी दोनों दोनों शांत है। हर बार की तरह वो कुछ डिस्कस नहीं कर रहे, कुछ बोल नहीं रहे, वो बस चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए हैं। एक अजीब सी खामोशी है इनके बीच। वीवी कैटी को बोलते कि मॉम, मुझे आप डैड के पास छोड़ दो, और उनके पास रहना चाहती हूँ। और कैटी को भी एक्चुअली लग ही रहा था कि एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि कैटी को ये लग रहा था कि अभी उसकी बेटी छोटी ही है और उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें पता होना, इन सब चीज़ों के आसपास रहना, ये उसके लिए सही नहीं है। तो बेटर है कि वो अपने डैड के साथ रहे। अब मार्क, जो वीवी के डैड का नाम है, कैटी के पति का नाम है, मार्क ने भी हजारों कॉलें कर दी थी अभी तक कैटी को, ये पूछने के लिए कि वीवी कहाँ है, लेकिन अभी तक कैटी ने कुछ बताया ही नहीं था। पहले कैटी मार्क को कॉल करती है। मार्क फिर पूछता है कि वीवी कहाँ पर है, और कैटी बताती है कि वो मेरे साथ ही है, जिस पे मार्क और भड़क जाता है। वो बोलता है कि मुझे इसी बात का डर था। वेल, ऑब्वियसली मार्क को भी ये जितनी भी अभी तक किलिंग्स हो रही है, जितने लोग मर रहे हैं, उन सब के बारे में भी पता ही है, जैसे कि बाकी पूरे शहर को पता है। ऑब्वियसली वो भी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी एक ऐसे क्राइम के आसपास घूमे जो कि अभी शहर में हो रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स। अब कैटी चाहती है वो अपनी बेटी को मार्क के घर के बाहर ड्रॉप कर देती है। कैटी मार्क से मिलना भी नहीं चाहती, इनफैक्ट उसे देखना तक नहीं चाहती। तो कैटी बस उसे ड्रॉप करके बोलती है, ठीक है बेटा, अब मैं जा रही हूँ। चाहती वक्त बीवी बोलती है कि मॉम, अपना ध्यान रखना, क्योंकि हर फिल्म में जो किलर होता है वो डिटेक्टिव पर हमला करता है, जिसपे कैटी बोलते हैं कि मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ बेटा, रिमेंबर, पुलिस या फिर शेरिफ, मैं तो नॉर्मल पुलिस हूँ, चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगी। जिसपे वी बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, और ये बोलकर ये दोनों चले जाते हैं। अगली सुबह कैटी की आंख खुलती है और वो देखती है कि कोई तो उसके दरवाजे बहुत जोर से नॉक नॉक कर रहा है, बहुत जोर से ठोक रहा है। वो इतनी जोर से ठोक रहा होता है कि कैटी की आंख खुल जाती है। वो जाती है, वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि दरवाजे पे मोनिका होती है। वो कैटी को बोलती है कि कहाँ थी तुम, तब से हम तुम्हें कॉल कर रहे हो, तुमने कॉल नहीं उठाई, कुछ नहीं किया। कैटी अपने फ़ोन को देखती है और देखती है कि कैटी के फ़ोन में हजारों मैसेजेस, हजारों कॉल्स आई होती है, मार्क की, जॉर्डन की, सब की। कैटी फ़ोन देखते ही एकदम से उसके मुंह से निकलता है, डोंट टेल मी, जिस पे सोफिया बोलती है कि सॉरी कैटी, बाय, तुम्हारी बेटी राय बुझ। अब
कैटी सोफिया को धक्का देके बस मार्क के घर जाने के लिए दौड़ती है। सोफिया पीछे से बोलती है कि तुम्हारी बेटी मिल चुकी है, वो जिंदा है अभी भी, वो ठीक है। सोफिया बोलते है कि तुम अभी गाड़ी मत चलाओ, मैं तुम्हें मार्क के घर पे छोड़ देती हूँ। सोफिया गाड़ी चलाकर कैसे कैसे करके कैटी को मार्क के घर तक लेकर जाती है। कैटी अभी जस्ट बाहर निकली है कि एकदम से मार्क भाग कर आता है और कैटी को पकड़ लेता है। अब मार्क ने कैटी को पकड़ लिया, उसके गला दबा रहा है और उसे जोर से चाटा मारता है और बोलता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू अगर मेरी बेटी को बीच में नहीं लाई होती तो आज ये सब नहीं होता, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब जो बाकी ऑफिसर्स आते हैं वो आते हैं, मार्क को पकड़ते हैं और उसे हैंडकफ कर देते हैं पूरा, खासकर ट्रेवर ने उसे पूरा दबा दिया होता है। जिसपे कैटी बोलती है कि ट्रेवर उसे जाने दो। ट्रेवर मार्क को छोड़ देता है। मार्क कभी उठा नहीं है, वो बस लेटा हुआ है, उसने ऐसे अपने पूरा मुंह दबा दिया और वो रो रहा है। कैटी भागते हुए जाती है, घर के अंदर जाती है, बीवी के रूम में जाती है। जाते ही वो वहाँ पे रूम में बहुत सारे हॉरर हॉरर पोस्टर लगे होते हैं, वो सब इग्नोर करती है और देखती है तो बीवी की हालत बहुत ख़राब होती है। बीवी को स्ट्रेचर पे रखा हुआ है, ईएमटी पे रखा हुआ है, उसे ले जा रहे होते हैं एम्बुलेंस में। कैटी पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। पर डॉक्टर सिर्फ एक चीज़ बताते हैं कि आप चिंता मत करें, ये जिंदा है। कैटी को ये सुनकर बहुत राहत मिलती। अब कैटी बीवी और मोनिका के साथ एम्बुलेंस में बैठी हुई है। ईएमटीज ने कैटी को सब बता दिया है। मार्क ने एक आवाज़ सुनी और किसी को खिड़की से बाहर कूदते हुए देखा। मार्क भागते हुए वीवी के रूम में जाता है और वो देखता है कि वीवी बाथटब में बेहोश पड़ी हुई होती है। वीवी अभी बस बेहोश पड़ी थी कि मार्क ने उसे बाहर निकाल दिया था, जिसके कारण वीवी बच गई। अगर मार्क थोड़ा सा भी लेट होता तो शायद वीवी की मौत हो जाती। कुछ घंटों तक कैटी वीवी के साथ हॉस्पिटल में ही बैठी थी, उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर्स ने कैटी को बताया कि वो अब कुछ टेस्ट करेंगे और वीवी को आईवी ड्रिप पर लेकर जाएंगे। डॉक्टर्स कैटी को बताते हैं कि वो वीवी पर कुछ टेस्ट करेंगे और इसी के बाद वो कंफर्म करके कुछ बता सकता है। कैटी के एक डेप्यूटी ने वीवी के कमरे पर फ्लोर पर एक स्लीपिंग पिल की बोतल ढूंढी थी। अब वीवी को थोड़ा सा होश आ गया था। वीवी अभी भी ढंग से बोल नहीं पा रही थी, वो हिचकिचा रही थी। तभी डॉक्टर्स आते हैं और बताते हैं कि हमने टेस्ट कर लिया और टेस्ट में ये निकला है कि वीवी ने स्लीपिंग पिल्स ले ली थी, बहुत सारी, ओवरडोज हो गया था, जिसकी वजह से वो बाथटब में बेहोश हो गई थी। ऑल्दो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ गिरने की वजह से सर वर में कोई चोट नहीं आई है, तो सब कुछ ठीक है, वीवी जल्दी ठीक हो जाएगी। अब कैटी थोड़ी सी रिलैक्स फील कर रही है, फाइनली उसकी बेटी उठ गई है। फाइनली डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपकी बेटी ठीक है। कि तभी कैटी के फ़ोन में एक मैसेज आता है उसके एक डेप्यूटी का। वो मैसेज को पढ़ती है और फोटो पे क्लिक करती है तो उसमें लिखा होता है कि वीवी के बाथटब में ये मिला है, एक छुरी। वो एक छुरी लग रही थी, पर जब वो फोटो को ध्यान से देखती है तो वो छुरी नहीं होती, वो एक ग्लव होता है, जिसका अंगूठा तो एकदम ग्लव जैसा होता है, बट बाकी जो 4 उंगलियां होती है वो छुरी जैसी होती है, मतलब आगे से एकदम नोकीली सी, एकदम पैनी सी होती है। अब कैटी ये सब सॉल्व ही कर रही थी कि एकदम से मोनिका चिल्लाते हुए आती है और बोलती है ये नहीं हो सकता। कैटी एकदम से खड़े होकर बोलती है क्या हुआ मोनिका, क्या हुआ? वो बोलती है वो जेक मैरिनो। कैटी एकदम से खड़ी हो जाती है नाम सुनते, बोलती है वीवी का बॉयफ्रेंड जेक। क्या इन सब के पीछे जेक है? मोनिका बोलती है मुझे नहीं पता, बट पड़ोसियों ने देखा कि कोई तो वीवी के घर से कूदकर जेक के घर में गया था, और पड़ोसियों के बताने पर हमारे डेप्यूटी भी उस जगह गया था और उसने देखा कि मोनिका बहुत ज़्यादा डरी हुई है, उसके हाथ हिल रहे उसकी, वो बोल नहीं पा रही। कैटी पूछते कि जल्दी बताओ क्या? मोनिका बोलते है कि जेक मेरिनो की वहाँ पे हत्या क्या दी हुई है। कैटी एकदम से मोनिका को बोलती है तुम वीवी के साथ रहो, मैं जाकर देखती हूँ। कैटी भागते हुए जाती है, अपनी गाड़ी में बैठती है और जेक के घर पे पहुँचती है। उसे एक्चुअली ढंग से याद भी नहीं लेकिन बीच में क्या हुआ, जब वो गाड़ी में बैठी थी वो क्या सोच रही थी, कुछ भी नहीं। जो लास्ट चीज़ उसे बाद में याद है कि वो जेक के रूम में जाती है और वो देखते कि हर जगह खून ही खून होता है। इतना खून आज से पहले कभी कैटी ने नहीं देखा था। दीवारों पे खून, फ्लोर पे खून, सीलिंग पर खून, रूम में रखी हुई हर चीज पे खून ही खून था। और जेक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इनफैक्ट कुछ भी नहीं दिखाई दे, एक अजीब सी चीज दिखाई दे रही थी। जो बैग जिस पे इतना सारा खून था उसमें एक गड्ढा था, एक अजीब सा गोल सा गड्ढा करा हुआ था उसमें। जितने भी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स थे वो सब उस बैग को ऐसे लेकर खड़े हुए थे, और साथ में वो एमी भी था, वो घटिया सा एमी। इन सब को देख के ऐसा लग रहा था कि वो सब अभी उल्टी करने वाले हैं। वो सब इतने ज़्यादा डिस्गस्टेड फील कर रहे थे उस टाइम पे। और वो एकदम से कैटी का बोलता है मैम हमें नहीं पता, हमें आपका इंतज़ार करना चाहिए था या नहीं। कैटी अब आगे बढ़ती है, वो अपनी फ्लैश लाइट ऑन करती है और उस बेड के गड्ढे के अंदर ऐसे फ्लैश लाइट डालकर देखती है। वो देखती है कि उस बेड के गड्ढे के अंदर जेक मेरिनो बॉडी